हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जुबैर अहमद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीओसी जुबैर। आज की इस वीडियो का सोल पर्पस ये है कि जो गवर्नमेंट ने कल बजट इंट्रोड्यूस किया है उसे मैं इजी लैंग्वेज में कॉमर्स और नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स को दोनों को समझा सकूं। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको ये बजट की जो मैं आपको कंक्लूजन दूंगा वो समझ में आ सकती है। थोड़ी बहुत टेक्निकल जार्गन्स का इस्तेमाल होगा, अगर आप चाहें तो समझ सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि गवर्नमेंट जो ये बजट प्रेजेंट करती है, इस गवर्नमेंट बजट में बेसिकली होता क्या है। गवर्नमेंट बजट में दो चीजें होती हैं। एक होती है गवर्नमेंट की रिसीट्स, कि अगले आने वाले फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट कहां से रिसीट्स यानी कहां से पैसे कलेक्ट करने वाली है। और एक होते हैं गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स, कि गवर्नमेंट आने वाले एक फाइनेंशियल ईयर में कहां पर पैसा खर्च करने वाली है। तो अब इस गवर्नमेंट बजट में जो भी गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया होता है, या तो वो गवर्नमेंट की रिसीट से रिलेटेड होता है या गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होता है। अब आप अक्सर सुनते होंगे कि गवर्नमेंट जब भी बजट प्रेजेंट करती है तो लोग कहते हैं गवर्नमेंट ने इन चीजों पर टैक्सेस बढ़ा दिए, इन चीजों पर टैक्सेस घटा दिए, गवर्नमेंट यहां पर पैसा खर्च करने वाली है, गवर्नमेंट इस जगह पर पैसा खर्च करने वाली है। आप बहुत सी चीजें सुनते होंगे। बेसिकली होता क्या है कि मैंने जैसे अभी आपको बताया कि गवर्नमेंट बजट में एक हिस्सा गवर्नमेंट की रिसीट से रिलेटेड होता है। तो अब गवर्नमेंट के पास सबसे बड़ा रिसोर्स, सबसे बड़ा सोर्स जो पैसे मिलने का होता है वो होता है टैक्स, जो भारत सरकार हम सभी लोगों से कलेक्ट करती है। अब जब गवर्नमेंट की रिसीट्स में सबसे इंपॉर्टेंट रिसीट्स गवर्नमेंट के टैक्सेस होते हैं, इसीलिए ये जितनी भी बातें हम सुनते हैं कि इन चीजों पे टैक्स बढ़ा दिया गया या इन चीजों पे टैक्स घटा दिया गया, बेसिकली वो कुछ नहीं होता, गवर्नमेंट अपनी रिसीट से रिलेटेड बातें कर रही होती है। और फिर हम अक्सर सुनते हैं कि गवर्नमेंट बजट में गवर्नमेंट ने कहा है हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे, हम गवर्नमेंट कहती है कि हम हेल्थ हेल्थ पर पैसा खर्च करेंगे, हम एजुकेशन पर पैसा खर्च करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट पर पैसा खर्च करेंगे। तो बेसिकली ये क्या होता है, गवर्नमेंट जो है अपने एक्सपेंडिचर्स के बारे में बता रही है। तो जितनी भी बातें हम गवर्नमेंट बजट के अंदर सुनते हैं, तो हमें एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर कोई पॉइंट है जो बता रहा है कि अब आगे क्या चेंजेस होने वाले हैं, तो या तो वो गवर्नमेंट की रिसिट से रिलेटेड बात होगी या वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से रिलेटेड बात होगी। अब जो कल गवर्नमेंट ने बजट प्रेजेंट किया है, अब गवर्नमेंट ने उनके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट की हैं, मैं आपको एक एक करके बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बजट समझाने से पहले उसका कंक्लूजन बता देना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने जो भी ये बजट प्रेजेंट किया है, उस बजट के थ्रू गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव नजर आया है, मैं आपको उसका कंक्लूजन दे देता हूं। देखिए, अक्सर जब भी हर साल बजट आता है तो सबसे ज्यादा चेंजेस अगर देखने के लिए कहीं मिलते हैं तो वो देखने के लिए मिलते हैं इनकम टैक्स लॉ के अंदर। और आप ये समझिए, इस साल इनकम टैक्स को लेकर चीजें कंप्लीटली ऑलमोस्ट अनचेंज्ड रही हैं। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि कंक्लूजन क्या है बजट को लेकर, तो मैं ये कहूंगा कि इनकम टैक्स जो है वो तो पूरी तरह से अनचेंज्ड है। चेंजेस हैं, लेकिन ऐसे चेंजेस हैं जो ना के बराबर है। जितने चेंजेस नॉर्मली इनकम टैक्स के अंदर आया करते हैं, उतने इनकम टैक्स के अंदर इतने चेंजेस बिल्कुल भी नहीं आए हैं। और आप ये समझिए कि जो अब तक आपने अगर इनकम टैक्स के बारे में पढ़ा हुआ है तो वो ऑलमोस्ट अनचेंज्ड है। अगर मैं कंक्लूजन में दूसरी बात वो बोलना चाहूं, तो मेन फोकस अगर कहीं नजर आया है तो वो नजर आया है इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि आपका कंक्लूजन क्या रहेगा बजट के ऊपर, तो मैं कहूंगा इनकम टैक्स अनचेंज्ड है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर गवर्नमेंट ने फोकस करने की कोशिश की है। अब ये किस किस तरीके से है, हम धीरे धीरे कर कर सारी चीजों पे बात करेंगे। अब देखिए, अब जो मेरा ये कंक्लूजन है, इसके अंदर मैंने क्या कहा, इनकम टैक्स अनचेंज्ड। इसका मतलब मैं गवर्नमेंट की एक रिसीट की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट के पास पैसे आने की बात कर रहा हूँ।
और अगर मैं बात करूं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, तो यानी एक तरीके से मैं गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स की बात कर रहा हूं। तो जो भी बात बजट के अंदर होने वाली है वो कहीं ना कहीं या तो गवर्नमेंट की रिसीट से रिलेटेड होती है, यानी गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आएगा, और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होती है कि गवर्नमेंट कहां पर पैसा खर्च करती है। अब एक चीज बहुत ज्यादा हम देखने को मिल रही है और वो है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। अब हमें मालूम है आज के टाइम पर आप लोगों ने बिटकॉइन का नाम सुना होगा। बिटकॉइन एक तरह की क्रिप्टो करेंसी, यानी एक तरीके की इलेक्ट्रॉनिक करेंसी, मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा आज के टाइम पर फेमस है, लोग इसके अंदर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। हालांकि सरकार इसको लीगल दर्जा नहीं दे रही है, इसे लीगल एसेट नहीं मान रही है। जिस तरीके से आप लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं और किसी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट के बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसी एक ऑप्शन बिटकॉइंस भी है, यानी और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज भी है। लेकिन इसको लीगल एसेट का दर्जा ना मिलने के बावजूद, जैसे शेयर्स को लीगल एसेट का दर्जा मिला हुआ है और दूसरे एसेट्स को लीगल एसेट का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन अभी तक क्रिप्टो करेंसी को फिर भी नहीं मिला, खासकर इंडिया के अंदर। लेकिन फिर भी लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। समझ में आती है बात या नहीं आती? गवर्नमेंट कहती है कि इसकी फ्लक्चुएशंस की जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है, लेकिन स्टिल लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जब से बिटकॉइन का प्राइस एकदम से बूम हुआ था, सडनली काफी लोगों को क्या नाम है इसके अंदर फायदा हुआ था, जब से क्रिप्टो करेंसी बहुत ज्यादा चर्चा में है और इंडिया के अंदर आज के टाइम पर इसके अंदर बहुत ज्यादा ट्रेडिंग हो भी रही। तो क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार ने दो बातें बताई। सबसे पहली बात यह है कि आरबीआई जो है, यानी हमारी भारत सरकार जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेगी, खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेगी। एक तो ये बात उन्होंने बताई, और दूसरी चीज जो गवर्नमेंट ने कही है वो ये है कि अगर किसी को क्रिप्टो करेंसी के ऊपर किसी भी तरीके का बेनिफिट होता है, यानी प्रॉफिट होता है, तो गवर्नमेंट उसको डायरेक्टली 30% के रेट से टैक्स करेगी। डायरेक्टली उस प्रॉफिट को, उस मुनाफे को 30% के रेट से टैक्स करेगी। मान लीजिए अगर आपको आपकी क्रिप्टो करेंसीज की इन्वेस्टमेंट पर 1 लाख रुपए का बेनिफिट हो जाता है, 1 लाख रुपए का मुनाफा हो जाता है, तो उस 1 लाख के मुनाफे को डायरेक्टली गवर्नमेंट 30% से टैक्स करेगी। यानी 1 लाख में से 30% सरकार की जेब में जाएगा और 70,000 आपकी जेब में आएंगे। अब ये जो इतना ज्यादा मुद्दा, यानी ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं, ये चीज आजकल बहुत ज्यादा मीम के अंदर वायरल है और बहुत सारी चीजें इसको लेकर हो भी रही हैं। लोग मजाक भी बना रहे हैं, बहुत से लोग सीरियस भी बोल रहे हैं कि आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है जो सरकार ने यहाँ पर की है। मैं आपको एक चीज बता दूं, एक चीज और यहाँ पर यह है कि अगर आपको क्रिप्टो करेंसी में कोई लॉस हो जाता है तो सरकार उस लॉस का कोई बेनिफिट आपको नहीं देनेगी आगे वाली इनकम्स पर। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉफिट हो जाता है तो सरकार कहती है कि आपको 30% इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। आजकल लोगों ने मीम में भी बना दिया है कि योर प्रॉफिट इज योर सॉरी, योर प्रॉफिट इज आर प्रॉफिट बट योर लॉसेज आर योर लॉसेज। यानी अगर लॉस हुआ तो आपका, मुनाफा हुआ तो हमें भी टैक्स चाहिए उसके ऊपर। अगर आपको लॉस हुआ तो सरकार आपसे कोई सहानुभूति नहीं रखेगी, लेकिन अगर आपको प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट के अंदर सरकार 30% का टैक्स मांगने आपसे जरूर आ जाएगी। असल में लोगों को लग रहा है ये कोई नई चीज है, जबकि इनकम टैक्स के अंदर एक चीज ऑलरेडी अवेलेबल थी जिसका नाम है कैजुअल इनकम। देखो, अगर कैजुअल इनकम क्या होती है मैं लोगों को समझा देता हूं। असल में अगर कोई इनकम आप बेटिंग से, यानी सट्टा लगा के, है ना, लॉटरी से, या फिर आप कोई विनिंग गेम प्राइज अगर आप जीत जाते हैं, इन सारी इनकम्स को कैजुअल इनकम कहा जाता है ना। बैटिंग के थ्रू, लॉटरी के थ्रू, किसी गेम प्राइज के थ्रू, इन सारी चीजों के थ्रू अगर आप कोई इनकम अर्न करते हैं तो उसे कैजुअल इनकम कहते हैं। और ये जो कैजुअल इनकम है, इसके ऊपर ऑलरेडी पहले से ही लॉस बने हुए हैं कि अगर किसी को भी कैजुअल इनकम रिसीव होती है तो उसके ऊपर डायरेक्टली 30% का टैक्स सरकार लेती है। और अगर कैजुअल इनकम की वजह से किसी भी तरीके के, यानी अगर आप कैजुअल इनकम में कोई भी काम करने की बात कर रहे हैं, कैजुअल इनकम से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस हैं, ना ही आप उन एक्सपेंसेस को कैजुअल इनकम से माइनस कर सकते। और अगर आप किसी भी तरीके की डिडक्शंस की बात करते हैं तो वो डिडक्शंस भी आप कैजुअल इनकम से नहीं ले सकते, है ना। तो यानी कैजुअल इनकम को बिल्कुल बेदर्द की निगाह से सरकार कहती है कि किसी भी तरीके का फायदा, यानी कैजुअल इनकम को हम किसी भी लिहाज से माइनस नहीं करने देंगे। आप सोचें कि मैं किसी तरीके के एक्सपेंस को कैजुअल इनकम से माइनस करके कैजुअल इनकम को थोड़ा सा कम कर दूं ताकि सरकार को टैक्स कम देना पड़े, या फिर किसी तरीके की डिडक्शन मैं कैजुअल इनकम के अगेंस्ट माइनस कर दूं ताकि मुझे सरकार को कम टैक्स देना पड़े। सरकार पहले भी
क्या नाम है, किसी भी तरीके के एक्सपेंसेस को, किसी भी तरीके के डिडक्शंस को, या फिर अगर आपको कोई और तरीके का लॉस हो गया किसी मतलब जैसे मान लीजिए कि मेरा कोई बिजनेस है, बिजनेस के अंदर मुझे कोई लॉस हो गया और मैं बिजनेस लॉस को कैजुअल इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ करना चाहता हूं, ताकि मेरा इस बिजनेस लॉस से, देखो एक तो मैं वैसी लॉस में, मैं अपनी कैजुअल इनकम को रिड्यूस कर दूं ताकि मुझे कम टैक्स देना पड़े। सरकार कहती है ना ही हम किसी तरीके के लॉसेस को सेट ऑफ करने देंगे कैजुअल इनकम के अगेंस्ट, ना ही तो किसी तरीके की डिडक्शन देंगे हम कैजुअल इनकम के अगेंस्ट, किसी भी तरीके के एक्सपेंसेस को भी माइनस नहीं करने देंगे कैजुअल इनकम के अगेंस्ट। यानी जितनी भी मोटी मोटी कैजुअल इनकम आपने कमाई है सब पर आपको 30% टैक्स देना ही पड़ेगा। तो ये कोई नई बात नहीं है जो आप क्रिप्टो के केस में यहां पर सुन रहे हैं कि अगर क्रिप्टो करेंसी में किसी तरीके का कोई प्रॉफिट होता है तो उसके ऊपर मुझे डायरेक्ट 30% टैक्स देना पड़ेगा, और अगर मुझे क्रिप्टो करेंसी में लॉस हो जाता है तो उस लॉस का मैं कहीं पर फायदा नहीं उठा सकता। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये ऑलरेडी एक क्या नाम है, हमारे सर्कुलेशन का हिस्सा है। जिस तरीके से सरकार ने कैजुअल इनकम को रखा है, इसी तरीके से सरकार क्रिप्टो करेंसी पर भी टैक्स करने की बात कर रही है। फिर बात आ जाती है, और दूसरी बात अगर मैं डिस्कस करूं तो आ जाती है इनकम स्लैब रेट की। इनकम स्लैब रेट्स की बात आ जाती है। इनकम स्लैब रेट्स क्या होते हैं सर? जैसे मान लीजिए अगर कोई एक नॉर्मल पर्सन है, उसकी इनकम 0 से लेके 2.5 लाख रुपए तक है, तो उसको जो टैक्स देना होता है वो 0 से लेके 2.5 लाख की इनकम के ऊपर नील रेट होता है। यानी शुरुआत की 2.5 लाख रुपए के ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना, नेक्स्ट 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम पर आपको 5% तक टैक्स देना होता है, और 5 लाख से 10 लाख की इनकम पर आपको 20% टैक्स देना होता है, और उससे ऊपर के 10 लाख की इनकम से जितनी भी अबव इनकम जा रही है सब पर आपको 30% टैक्स देना होता है। ये आपका एक इनकम स्लैब रेट है। और भी दूसरे स्लैब रेट्स होते हैं, ठीक है ना। मैं एक बड़े कॉमन, जो सबसे कॉमन स्लैब रेट है ना, मैंने उसकी बात की। इसके अंदर भी कोई चेंजेस नहीं आए, है ना। हम अक्सर लोगों से सुनते हैं कि यार पहले शुरुआत की 2.5 लाख तक की इनकम जो है वो क्या नाम है टैक्स फ्री थी, अब ये इनकम जो है बढ़ा दी गई है। हर साल कुछ ना कुछ इनके अंदर एग्जाम क्या नाम है क्या होता है, चेंजेस आते हैं, स्लैब रेट्स के अंदर चेंजेस आते हैं। लेकिन इस साल स्लैब रेट्स के अंदर भी कोई चेंजेस नहीं है। मैं सिंपल सी ये बात कहूंगा, नो चेंजेस इन स्लैब रेट्स। जिस रेट से आप पहले टैक्सेस पे कर रहे थे उसी रेट से आपको इस साल भी इनकम टैक्स के अंदर टैक्सेस पे करने हैं। किसी भी तरीके का कोई खास चेंज नहीं आया है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाने की कोशिश करी है कि इनकम टैक्स के अंदर ना के बराबर चेंज है, ठीक है। और एक आध है तो कोई एडिशन की बात है तो बस उसी को हम कर सकते हैं। अब एक और मेजर चेंजेस जो है वो सैलरी इंप्लॉयड पर्संस के लिए। सैलरी इंप्लॉयड पर्संस, अब देखिए दो तरीके के लोग सैलरी पे हैं। मैं खासकर बात कर रहा हूं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की। पहले ही मैं आप लोगों को बता दूं, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बात कर रहा हूं। देखिए, या तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हों या सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, तो आप लोगों को एक सेक्शन के बारे में मालूम होना चाहिए जिसका नाम है 80CCC। सर ये सेक्शन क्या कहता है? असल में क्या होता है, इंश्योरेंस पॉलिसी की पे होती है, इसे आप अपनी इनकम से हर साल रिड्यूस कर रहे होते हैं, डिडक्शन कर रहे होते हैं अंडर सेक्शन 80C। और जो इनकम, इसे ग्रॉस टोटल इनकम कहा जाता है, डिडक्शन माइनस होने के बाद जो इनकम आती है उसे टोटल इनकम कहते हैं। और इस टोटल इनकम के ऊपर जितने भी सैलरी इंप्लॉयड लोग हैं वो उसके ऊपर टैक्स देते हैं। अब इस प्रीमियम को लेकर मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो दो तरह की होती है। यानी जिस दिन आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हो जाए उस दिन आपको पूरा पैसा इकट्ठा मिल जाता है, यानी लम सम में मिल जाता है। एक तो इस तरह की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, और बहुत से लोग इस तरह की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कराते हैं कि जब ये पॉलिसी मैच्योर हो जाती है तो मैच्योर होने के बाद इकट्ठा पैसा नहीं मिलता, पेंशन की फॉर्म में पैसा आपको मिलता है। और जब ये पैसा पेंशन की फॉर्म में मिलता है तो ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को हम लाइफ इंश्योरेंस पेंशन प्लान भी कहते हैं। लाइफ इंश्योरेंस पेंशन प्लान भी कहते हैं। तो बेसिकली
मैं जो यहां पर जिस प्रीमियम की बात आप लोगों से करने जा रहा हूं कि जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो प्रीमियम हम पे करते हैं, ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर लाइफ इंश्योरेंस पेंशन प्लान है और उसका अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हैं तो उसकी डिडक्शन आपको सेक्शन 80C में नहीं मिलती, वो सेक्शन 80CCC के अंदर मिलती है। अब ये 80C भी ग्रॉस टोटल इनकम को माइनस करता है और 80CCC भी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम को माइनस करती है। ले देकर आपकी टोटल इनकम को ये दोनों प्रीमियम घटाते ही घटाते हैं, लेकिन एक अलग सेक्शन में घटाता है, एक अलग सेक्शन में घटाता है। जितने भी टैक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको मेरी बात ज्यादा तरीके से क्लियर हो रही होगी, लेकिन अगर लोग ये बातें नहीं जानते हैं बट स्टिल वो ये समझ लीजिए कि अगर सैलरीड एम्प्लॉयड पर्सन ने, गवर्नमेंट पर्सन की मैं बात कर रहा हूं फिलहाल, अगर अपनी इनकम में से कुछ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए प्रीमियम जमा किया है तो वो उनकी इनकम को घटा देता है और घटी हुई इनकम पर हमें टैक्स पे करना होता है। तो अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस प्लान जो है अपना वो पेंशन प्लान ले रखा है तो उसकी डिडक्शन आपको 80C में ना मिलकर 80CCC के अंदर मिलती है। अब सर इसके अंदर बजट का क्या रोल है, बजट ने क्या चेंजेस लेकर आए हैं इसके अंदर? देखिए बजट का क्या मैटर था कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो लिमिट थी और जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर डिडक्शन की लिमिट थी वो दोनों अलग अलग थी। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो लिमिट अलग थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो लिमिट अलग थी। अब ये दोनों की लिमिट जो है वो पार पर आ गई है, यानी बराबर आ चुकी है। अब आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, 80CCC की डिडक्शन अब आपके लिए दोनों के लिए सेम हो चुकी है। ये एक गवर्नमेंट बजट के अंदर अमेंडमेंट चेंजेस है, मतलब इनकम टैक्स में। नेक्स्ट जो चेंजेस हैं इनकम टैक्स के अंदर वो है एएमटी को लेकर। सर एएमटी क्या चीज है? एएमटी को कहा जाता है, एएमटी की फुल फॉर्म है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। पहले मैं आप लोगों को ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स बताता हूं और फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स के अंदर चेंजेस बेसिकली हैं क्या। देखिए मैं आपको एग्जांपल लेकर बताता हूं पार्टनरशिप के बारे में। सपोज करते हैं कि पार्टनरशिप ने पूरे साल में टोटल इनकम अर्न की है 60 लाख रुपीस। 60 लाख रुपीस। अब ये जो 60 लाख रुपीस की इनकम है ये इस पार्टनरशिप की ग्रॉस टोटल इनकम है, टोटल इनकम नहीं, सॉरी, ग्रॉस टोटल इनकम। असल में टोटल इनकम और ग्रॉस टोटल इनकम में क्या डिफरेंस होता है कि अगर आप अपनी इनकम में से कुछ अमाउंट ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर दें या खर्च कर दें जो गवर्नमेंट आपसे कह रही है तो आपको उस ग्रॉस टोटल इनकम में से थोड़ी कटौती मिल जाती है, थोड़ी डिडक्शन मिल जाती है। सर इससे डिडक्शन से हमें फायदा क्या होता है? देखिए इनकम टैक्स का मतलब है इनकम के ऊपर टैक्स देना। अगर सरकार आपको आपकी इनकम के अंदर कटौती कर देती है, डिडक्शन दे देती है, तो उससे आपकी इनकम कम हो जाती है और जब इनकम कम हो जाती है तो कम इनकम पर आपको टैक्स देना पड़ता है। कम इनकम पर कम टैक्स देगा, कम रेट लगेगा तो आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। बेसिकली बात ये है ओवरऑल। तो अब जो आपकी ये ग्रॉस टोटल इनकम है, मैंने मानकर चला कि पार्टनरशिप की जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो 60 लाख रुपए है और पार्टनरशिप जो है वो डिडक्शन क्लेम कर सकती है, लेट सपोज 5 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की। तो अब होता क्या है कि पार्टनरशिप को अपनी इनकम के ऊपर ना डायरेक्ट 30% के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है, डायरेक्ट 30% के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। तो अगर पार्टनरशिप की इनकम 60 लाख है और डिडक्शन अगर मैं 5 लाख की माइनस कर लेता हूं तो टोटल इनकम जो बचती है वो 55 लाख बचती है। कितनी बचती है? 55 लाख बचती है। तो 55 लाख पर अगर मैं 30% का रेट लगाता हूं तो आप बताइए कितना टैक्स 30% के हिसाब से बनेगा? ये बनेगा 16,50,000। 16,50,000। यानी अगर आपने 60 लाख रुपए की इनकम अर्न की है तो 5 लाख रुपए की आपको डिडक्शन मिल गई। रीजन क्या है कि 5 लाख आपने ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर दिए या खर्च कर दिए जहां गवर्नमेंट आपसे कह रही थी, तो आपकी इनकम को 60 ना मानकर 55 मान लिया गया और 55 लाख पर आपको 30% के हिसाब से सरकार को 16,50,000 रुपए देने पड़ेंगे। मैं आपको बेसिकली एएमटी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। सर ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स क्या है? देखिए ये जो 30% का रेट मैंने इस इनकम के ऊपर चार्ज किया,
ये रेगुलर टैक्स रेट है, रेगुलर टैक्स रेट जिसके ऊपर पार्टनरशिप को टैक्स देना पड़ता है। लेकिन एक और एनुअल मिनिमम सॉरी ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स है, यानी 18.5%, कि अगर आप चाहें तो 30% पर टैक्स ना देकर आप 18.5% के हिसाब से भी टैक्स दे सकते हैं। तो सर फिर ये तो सरकार तो बेवकूफ है। सरकार ने ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स अगर कम करना ही है तो ये 30% क्या कर रहा है? लोग तो 18%, 18.5% पर ही टैक्स देना चाहेंगे। असल में होता क्या है, सरकार कहती है कि अगर आप ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स के ऊपर, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स रेट के ऊपर अगर आप टैक्स देना चाहते हैं तो जो डिडक्शंस हम आपको देते हैं वो डिडक्शंस हम खत्म कर देंगे। आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है, जो 60 लाख की ग्रॉस टोटल इनकम है, उसको टोटल इनकम हम डिडक्शंस माइनस करने के बाद मानते हैं। लेकिन अगर आप ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का ऑप्शन चूज करेंगे तो आपको किसी भी तरीके की डिडक्शंस नहीं मिलेंगी। और अगर आप ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का ऑप्शन चुनेंगे, यानी 18.5% के हिसाब से आप टैक्स देना चाहेंगे, तो आपको कितने पर टैक्स देना पड़ेगा? 60 लाख पर टैक्स देना पड़ेगा। तो 60 लाख पर 18.5% के हिसाब से कितना कंप्यूट होता है? 11,10,000। और जाहिर सी बात है ये 16,50,000 से कम ही बन रहा है। तो अब इस सिचुएशन में जो टैक्स पेयर है वो कहेगा कि भले से मुझे 5 लाख की डिडक्शन नहीं मिली, लेकिन मुझको ये जो रेट रिड्यूस्ड रेट है, उस रिड्यूस्ड रेट की वजह से मुझे टैक्स जो है वो कम देना पड़ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में टैक्स पेयर ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स को चूज कर लेता है। लेकिन वो पहले दोनों को कंपेयर करता है कि अगर मैं डिडक्शंस छोड़ता हूं तो डिडक्शंस छोड़ने के बाद क्या टैक्स बन रहा है, और अगर मैं डिडक्शंस नहीं छोड़ता हूं तो नॉर्मल टैक्स रेट से मेरा क्या टैक्स बनता है। वो पहले दोनों को कंपेयर करता है, फिर उसके बाद जहां कम बनता है एक समझदार टैक्स पेयर की तरह टैक्स पे करता है। ये तो मैंने जस्ट आपको पार्टनरशिप का केस बताया। इंडिविजुअल के केस में भी ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्सेस अवेलेबल हैं, कंपनी के केस में भी ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्सेस अवेलेबल हैं। ठीक है ना? तो आपको सॉरी, कंपनी के केस में ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स अवेलेबल नहीं है, कंपनी को छोड़कर दूसरे पर्सन के लिए ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्सेस अवेलेबल है। ठीक है ना? तो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्सेस के हिसाब से ही आप क्या नाम है दोनों को कंपेयर करके अपना देखते हैं कि टैक्स कहां बन रहा है, और वहां पर आप उसके अकॉर्डिंगली टैक्स पे करते हैं। सर इसमें क्या चेंजेस हैं? बजट ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स में क्या चेंजेस लेकर आया है? असल में ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स में अगर कहीं चेंज आया है तो वो आया है सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के केस में। जिस तरीके से ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स रेट पार्टनरशिप के केस में 18.5% है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज के केस में भी 18.5% ही था। लेकिन अब भारत सरकार ने इस ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स को 15% कर दिया है। यानी बस रेट में चेंज आया है, किसके? कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स रेट में चेंज आया है। ये एक छोटी सी अमेंडमेंट है। मैं कह रहा हूं ना, अमेंडमेंट इनकम टैक्स में ना के बराबर है, और जो भी है वो मैं आपको समझा रहा हूं। नेक्स्ट चेंजेस की बात है स्टार्टअप्स को लेकर। देखिए, जो हमारी सरकार है, भारत सरकार है, वो आजकल स्टार्टअप्स को बहुत प्रमोट करने में लगी हुई है। असल में स्टार्टअप्स क्या होते हैं पहले हम ये समझ लेते हैं। स्टार्टअप्स कहते हैं न्यूली इस्टेब्लिश्ड बिजनेस को, न्यूली इस्टेब्लिश्ड बिजनेस। और न्यूली इस्टेब्लिश्ड बिजनेस कौन से न्यूली इस्टेब्लिश्ड बिजनेस? जिनकी टर्नओवर, जिनकी टर्नओवर 25 करोड़ से कम है, जिनकी टर्नओवर 25 करोड़ से कम है, और जो बिजनेसेस इंडिया के अंदर ही रजिस्टर्ड है। लेकिन एक चीज हमें और समझनी पड़ेगी कि न्यूली इस्टेब्लिश्ड, हर न्यूली इस्टेब्लिश्ड बिजनेस को आप स्टार्टअप नहीं कह सकते अगर वो किसी इनोवेशन पर काम नहीं कर रहा है। अगर वो इनोवेशन पर काम कर रहा है तभी उस न्यूली इस्टेब्लिश्ड बिजनेस को स्टार्टअप्स कहा जाता है। इनोवेशन कहने का मतलब नई नई चीजें इजाद करना, नई टेक्नोलॉजी पर काम करना, जिससे देश का भविष्य सुधर सके। अब देखिए, स्टार्टअप्स को लेकर टैक्स के अंदर पहले क्या था? टैक्स ब्रेक्स थे। क्या थे? टैक्स ब्रेक्स। कि अगर आप एक न्यूली इस्टेब्लिश्ड स्टार्टअप यानी न्यूली इस्टेब्लिश्ड बिजनेस कर रहे हैं, आपकी टर्नओवर भी 25 करोड़ से कम है, आप इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड हैं, आप किसी इनोवेशन पर काम कर रहे हैं, तो पहले टैक्स ब्रेक्स थे। लेकिन ये चीजें कहां तक थी?
ये जो स्टार्टअप्स के लिए जो फायदा था ये कहां तक था, 1/4/2022 तक था, लेकिन अब इस डेट को एक्सटेंड कर कर 1/4/2023 कर दिया है। यानी अगर कोई स्टार्टअप्स इस साल भी खुलते हैं, यानी क्योंकि अभी 1/4/2023 आने में पूरा एक साल बचा हुआ है, तो अगर कोई स्टार्टअप इस बीच ओपन होते हैं, न्यूली स्टैब्लिश बिजनेस स्टार्टअप की डेफिनेशन के अंदर आते हैं, तो उनको भी टैक्स ब्रेक्स मिलेंगे। टैक्स ब्रेक्स कहने का मतलब ये है कि उनको कुछ सालों तक टैक्सेस सरकार को देने की जरूरत नहीं। असल में ये कुछ नहीं किया जा रहा, बिजनेसमैन को प्रमोट किया जा रहा है कि लोगों को बताया जाए कि भैया जॉब करने के पीछे पागल मत कीजिए, खुद आत्मनिर्भर बनिए, और जाकर सरकार कहती है कि आप खुद अपना बिजनेस कीजिए, हम आपको टैक्स के अंदर बेनिफिट देंगे। ठीक है जी। तो अभी तक हमने जितनी भी बात करी वो इनकम टैक्स के चेंजेस को लेकर बात करी। अब मैं आपको बात करता हूं कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंसमेंट की। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डेवलपमेंट लेकर आने की कोशिश कर रही है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, स्पेशली हेल्थ को लेकर फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि गवर्नमेंट एक मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को लॉन्च करेगी। और ये जो मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, बेसिकली लोग जो इस सिचुएशन के अंदर आपने देखा, कोविड की सिचुएशन की वजह से लॉकडाउन को अंदर लेकर बहुत से लोग जो है डिप्रेस्ड हो गए हैं, और क्या नाम है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से अपनी लाइफ को रिवाइव किया जाए। अगर हम एक सिचुएशन से बाहर निकलते हैं, दूसरी सिचुएशन हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है। लोग अपने आप को लेकर बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हैं, अपनी नौकरी को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हैं, जिसकी वजह से कोई इफेक्टिव प्रोडक्ट नहीं आ पा रहा है। और जब आपका ह्यूमन रिसोर्स ही बेकार हो जाएगा, जब आपके देश का जो काम करने वाला ह्यूमन रिसोर्स ही डिप्रेस हो जाएगा, तो उसकी वजह से उसका इंपैक्ट बिजनेसेस पर पड़ेगा और देश की इकोनॉमी पर पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम एक मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लेकर आएंगे, जिससे लोगों की नॉर्मल जो लाइफ है उसके अंदर चेंजेस आ सके, और क्या नाम है, उनकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के ऊपर काम किया जाएगा, क्योंकि कोविड की वजह से ये सिचुएशंस खराब हुई। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के ऊपर भी काम करेंगे। अब अगर मैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि एक और स्कीम लॉन्च की जाएगी जिसका नाम है पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान, बेसिकली इसमें क्या होगा, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, यानी जो देश का हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजनेसेस का, या क्या नाम है, जितने भी इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हैं, इन सबको क्या किया जाएगा, रिवाइव किया जाएगा, इनको बूस्ट किया जाएगा, ताकि हमारे देश के अंदर बिजनेसेस इंप्रूव हो सके, बिजनेसेस बूस्ट हो सके। ये मेन फोकस है। इसको सरकार ने एक नाम दिया है 7 इंजन्स ऑफ ग्रोथ एंड एक्सेलरेट डेवलपमेंट। यानी सरकार कह रही है कि डेवलपमेंट को एक्सेलरेट किया जाएगा, सिर्फ स्पीड नहीं बढ़ाई जाएगी, एक्सेलरेट किया जाएगा, यानी हर स्टेप तेजी से आगे बढ़ेगा। क्योंकि सरकार का कहना है कि कुछ सालों के अंदर हमारी देश की जीडीपी का ग्रोथ चाइना की जीडीपी को भी मात दे देगा, और इसलिए हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा जो गवर्नमेंट का जो जो भी गवर्नमेंट टैक्सेस कलेक्ट करेगी, उससे हम अपने देश के इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करेंगे। और उस प्लान को इन्होंने कहा है पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान। अच्छा, सरकार ने एक चीज और कही है कि अब जो ई पासपोर्ट की फैसिलिटी भी लॉन्च की जाएगी। बेसिकली ई पासपोर्ट फैसिलिटी क्या है कि आपके पासपोर्ट के अंदर एक ई चिप लॉन्च की जाएगी। शायद आपने सुना होगा कि वो नोट के अंदर भी वो चिप लगाने की बात कर रहे थे, ताकि अगर आप उसे गड्ढे में भी दफन कर दें। खैर मजाक की बात है, वो वाली बात तो फेक थी, है ना, वो गोदी मीडिया की बात थी। लेकिन अब हम जो बात कर रहे हैं वो ये है, गवर्नमेंट ने एक्चुअल में कहा है कि आपके जो पासपोर्ट है उसके अंदर एक चिप लगाई जाएगी, जिससे आपको अपनी फॉरेन कंट्री के अंदर ट्रैवल करने में थोड़ा आसान रहेगा। ठीक है, ये एक और अपडेट है। ले देकर मैं आप लोगों से, बेटा अब अगर मैं कंक्लूजन दूं, बहुत सी बातें हैं बजट के अंदर जो आपको समझ भी आएंगी, नहीं भी समझ आएंगी। मैंने आपको क्रक्स बेसिकली बताने की कोशिश की है, ताकि जो इनकम टैक्स के स्टूडेंट्स हैं वो भी अच्छे से समझ सकें, और जो जो नॉन कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वो भी अच्छे से समझ सकें। अब बेसिकली अगर कोई मुझसे पूछे कि इससे मिडिल क्लास जो है, क्या उसको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट या कुछ, देखिए मैं आपको ये कहूंगा कि कोई डायरेक्ट बेनिफिट मिडिल क्लास के लिए यहाँ पर बजट में नजर नहीं आता।
और एक बजट मिडिल क्लास की लाइफ को कैसे सुधार सकता है, मैं इसके ऊपर भी कुछ क्या नाम है डिस्कशन नहीं करना चाह रहा। अगर आप सोचें कि बजट की वजह से एक मिडिल क्लास की लाइफ जो है वो इंप्रूव हो सकती है, तो पीछे कई बजट्स आए हैं। और आप देखें कि अगर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से मिडिल क्लास क्या अच्छों अच्छों का लाइफ स्टाइल जो है वो बिगड़ गया है। अगर गवर्नमेंट इस टाइम पर एक्चुअल में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट कर देती है, तो उसकी वजह से आप मिडिल क्लास क्या, लोअर क्लास क्या, अपर क्लास क्या, उसकी वजह से इनडायरेक्टली सब बेनिफिट के अंदर आ सकते हैं। क्रिटिसिज्म सब कर रहे हैं, इट्स ऑल गुड, लेकिन मैं अपने नजरिए से अगर देख रहा हूं कि अगर ये लोग इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सच में रिवाइव कर दें, तो उसका बेनिफिट सबको मिलेगा, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली। देखो, बात पॉलिटिकल की नहीं है, बात अपने एक मैं अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, तो बजट के अंदर डायरेक्ट बेनिफिट मिडिल क्लास को, लोअर क्लास को नहीं है। अपर क्लास को बेनिफिट शायद हो सकता है, बट स्टिल बात सारी ले देकर ये है कि अगर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो गया, देन इट विल डेफिनेटली हेल्प इनटू जीडीपी ग्रोथ, और जीडीपी ग्रोथ का बेनिफिट पूरी इकोनॉमिक सोसाइटी उठा सकती है। लेकिन अब वो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फ्यूचर में जाकर अगर इस इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट की वजह से अगर देश को फायदा होता है, तो वो देश का वो फायदा सिर्फ देश के कुछ ही लोगों को सीमित ना रहे, वो फायदा सारे लोगों के बीच में बंटना चाहिए, उसका एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर द बजट। थैंक यू सो मच। अगर आपको अगर ये वीडियो अगर यूजफुल लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो अपने लोगों दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप लोग कैसा फील कर रहे हैं इसके बारे में जान के। थैंक यू सो मच।